जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A2F एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे इस एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, पुलिस, दरोगा, एसआई जो भी हमारे महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसके लिए पॉलिटी एक अहम रोल निभाती है। इस पॉलिटी को हम एक सरल तरीके से पढ़ेंगे, एकदम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। हम लोग पॉलिटी को शुरू करेंगे भाग एक से। जैसे क्या होता है, संविधान में 22 भाग हैं। हमारा जो पॉलिटी है इसमें कितने भाग हैं? 22 22 भाग। इसको हम इस 22 भाग को 22 चैप्टर भी मान सकते हैं, 22 चैप्टर्स भी मान सकते हैं। जैसे कोई बुक है, मान लीजिए कोई बुक है, कोई भी बुक ले लीजिए, एक किरण पब्लिकेशन की मैथ की बुक है, ठीक, मैथ की बुक है। उसमें मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर दिया गया है, फर्स्ट, ये मान लीजिए भाग फर्स्ट, इसके विषय सूची में लिखा गया भाग फर्स्ट, और इसकी पेज संख्या भी लिखी रहती है। पेज संख्या कितना है? 1 से 4 तक इसकी पेज संख्या है, 1 से लेकर 4 तक इसकी पेज संख्या। अगर हम संविधान की बात करें तो ये 1 से लेकर 4 तक हमारा क्या है? हमारा है संविधान। इसी तरह से अगर हम बात करें तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, भाग 2, भाग 3, भाग 4 इस तरह से है, ठीक है। ये हमारा संविधान के भाग है, संविधान के चैप्टर है। हम लोग पीछे जो भी रॉलेट एक्ट हैं या जो भी पीछे आंदोलन हुए हैं उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अगर पहले उसको हम पढ़ने लगे तो पहले ही हम कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर हम कंफ्यूज हुए एक बार तो हम लोग ये पॉलिटी हम लोगों को बहुत बोरिंग लगने लगेगी। और जब पॉलिटी बोरिंग लगने लगेगी, जब हमको पॉलिटी बोरिंग लगने लगेगी तो हम लोग पॉलिटी को नहीं पढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि इसको बोरिंग ना किया जाए, ठीक है। इसको बोरिंग ना करके एकदम आसान तरीके से आराम आराम से इसको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज भाग एक से। भाग एक क्या कहता है, देखिए। जो हमारा भाग एक है ये कहता है, अगर हम बात करें संविधान की, संविधान जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटी। अगर हम इसके भाग एक की बात करें, भाग एक क्या है? भाग एक, चैप्टर एक। ये जो भाग एक है इसमें पहले भाग में लिखा गया है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, क्या लिखा गया है भाग एक? भाग एक में ये लिखा गया है कि संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। अब इसमें इसका जो पेज है, पेजेस की अगर हम बात करें तो संघ भाग एक किन किन पेज से है? 1 से लेकर के 4, पेज संख्या 1 से लेकर के 4 तक ये हमारा भाग एक है, ठीक। संविधान का भाग एक है, कहाँ से? भाग एक, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक हमारा भाग एक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से मतलब ये है, संघ का मतलब हमारे भारत देश से, और उनके राज्य क्षेत्र का मतलब उसके अंदर आने वाले सभी राज्यों के क्षेत्र, क्षेत्रफल और उनके नाम, इन सब से रिलेट करता है। नए राज्यों का विलय, नए राज्य बनाना, पुराने राज्यों को तोड़ के अलग कर देना, नए उनके क्षेत्रफल को घटा बढ़ा देना, उनके नामों को चेंज कर देना, ये सब भाग एक में आता है। भाग एक में 4 अनुच्छेद है। 4 अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद हमारा ये है कि भारत राज्यों का संघ, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। पहला अनुच्छेद हमारा है, पहला क्या है? अगर हम बात करें अनुच्छेद एक, अनुच्छेद एक क्या कहता है? अनुच्छेद एक कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत, भारत राज्यों का संघ है,
ठीक है, भारत राज्यों का संघ। यहाँ पर जो संघ ये यूज किया गया है इसको हम लोग यूनियन कहते हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे संघ क्या है? परिसंघ, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, ये तीन होते हैं। पहला हमारा क्या है? पहला है परिसंघ। परिसंघ जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फेडरेशन, ये हमारा कन्फेडरेशन है। दूसरा हमारा आता है संघ, दूसरा आता है संघ, जिसको हम लोग फेडरेशन बोलते हैं। और तीसरा हमारा जो है, इसका भी नाम संघ है लेकिन इसको क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। अब तीनों में अंतर क्या है? दो का नाम तो एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, परिसंघ का मतलब ये है कि अपनी मर्जी से किसी राज्य में शामिल हो जाना और जब मन करे तब बाहर आ जाना, ये हमारा परिसंघ है। अगर कोई देश परिसंघ है तो वो सबसे कमजोर देश माना जाता है, क्योंकि उसके राज्य कभी भी उससे अलग हो सकते हैं बिना किसी रीजन, बिना किसी परमिशन। ठीक है, देखिए जो हमारा परिसंघ है, कन्फेडरेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है इससे कभी भी इसके राज्य अलग हो सकते हैं। ठीक है, बिना किसी रोक टोक के। और ये जो हमारा संघ है, फेडरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इस पे एक हस्ताक्षर, एक समझौता हुआ। एक हम बात करें तो स्टैम्प पेपर पे दस्तखत करके एक राज्य, मतलब कई राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं। इनको अलग जाना है तो अपना समझौता तोड़े अलग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा संघ है, फेडरेशन जिसको बोलते हैं। लेकिन जो हमारा यूनियन है जिसमें भारत आता है, ये यूनियन, ये क्या है? जो हमारा यूनियन है, इस यूनियन में जो अगर एक बार आ गया वो कभी भी बाहर नहीं जा सकता। यूनियन में जो एक बार शामिल हो गया वो कभी भी चाह कर भी बाहर नहीं जा सकता। तो हमारा इंडिया क्या है? इंडिया एक यूनियन है। ठीक है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमारे अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। भारत राज्यों का संघ है, ना तो परिसंघ है ना तो फेडरेशन है। कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन ये दोनों कमजोर देश माने जाते हैं। सबसे कमजोर कॉन्फेडरेशन है, उसके बाद उससे जो थोड़ा सा मजबूत है वो संघ है, फेडरेशन उसको बोलते हैं। और जो सबसे मजबूत देश माना जाता है वो यूनियन की श्रेणी में आता है, मतलब इसको कभी कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है, ये देश कभी भी, मतलब इसके राज्य इस देश के कभी भी भारत से, जैसे भारत के हम उदाहरण ले रहे हैं, तो भारत के कोई भी राज्य कभी भी भारत से बाहर नहीं जा सकते। हाँ, भारत के अंदर वो तोड़ फोड़ कर सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं, उनकी सीमाओं को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन नए राज्य मतलब चाहे तो बाहर जाके स्वतंत्र देश बना लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2। अगर हम बात करें अनुच्छेद 2 की, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद किसी भी, संसद किसी, कोई भी मतलब देश अगर भारत में विलय होना चाहता है तो उसको विलय कर सकता है। संसद किसी भी देश को भारत में उसकी मर्जी से विलय कर सकती है। अगर वो आना चाहता है, भारत में शामिल होना चाहता है, तो संसद उसको बड़े आराम से भारत में विलय कर सकती है। ठीक है, और तीसरा, जैसे अगर हम बात करें सिक्किम, सिक्किम जो है 16 मई 1975, ये वो तारीख है जब सिक्किम भारत में विलय हुआ था, सिक्किम का। ठीक है, ताइवान पर जब चीन कब्जा कर रहा था, वहां के लोगों को बुरी तरह से पीटा, और पीट पीट करके किसी को इधर किसी को उधर, एक परिवार में 4 लोग हैं तो 4 शहरों में भेज दिया, और नए लोगों को ला करके ताइवान में ठूस दिया गया। तो इससे वहां का जो विरोध करने की क्षमता है, वहां के नागरिक जब ही नहीं रहेंगे तो विरोध कौन करेगा? जैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, अगर हम जम्मू कश्मीर से वहां के जो लोकल नागरिक हैं उनको निकाल के किसी को तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड यहाँ पे कर दें अलग अलग, एक परिवार के 4 सदस्य 4 स्टेट में भेज दें, वहां पे किसी को ना छोड़ें और नए लोगों को ले जाकर के वहां पे ठूस दिया जाए, तो
क्या कभी कश्मीर से विद्रोह करने की मांग उठेगी, स्वतंत्र देश घोषित करने की मांग उठेगी? कभी नहीं उठ सकती, क्योंकि वहां के नागरिकों के अंदर विद्रोह करने की क्षमता ही नहीं बची, क्योंकि नागरिक तो इधर से घुस के जा चुके होंगे अलग अलग राज्यों के, तो क्या विरोध करेंगे? ठीक है, तो वही कर रहा था चीन, और उस समय सिक्किम आ गया भारत के पास। ये बोला भाई साहब विलय कर लो, इसको भारत में विलय कर लिया गया। ठीक है, अब ऐसा कोई वो नहीं है कि सिक्किम भारत के साथ अच्छा खासा मतलब विलय हो गया है, बिना किसी भेदभाव के हम लोग सिक्किम के साथ रहते हैं, उनके नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं। जो अन्य राज्यों में जो सुविधाएं मिलती हैं, जो आरक्षण अन्य राज्यों के लोगों को दिया जाता है, वही वहां के भी लोगों को दिया जाता है। कोई भेदभाव नहीं है कि तुम अलग से आए, कुछ नहीं। उनको पता भी तो नहीं है, नई पीढ़ी है, कि हम लोग अलग देश थे। नई पीढ़ियों को पता भी नहीं है कि हम लोग कभी अलग देश हुआ करते थे, बाद में पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलता है, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे हम लोग तो नए देश थे, अलग थे, स्वतंत्र थे। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि तीसरे अनुच्छेद 3 की बात करें, अगर हम बात करें अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद कभी भी किसी भी राज्य का नाम, संसद किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्रफल और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, वो भी बिना उस राज्य की परमिशन के, बिना उसके परमिशन के, उसके नाम में, उसके क्षेत्रफल में, या उसको काट करके नया राज्य बना दिया जाए बिना उसके परमिशन। ठीक, नया राज्य उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्रफल को घटा बढ़ा सकती है, और उसके जो उससे काट करके नया राज्य भी बना सकती है। जैसे बिहार से झारखंड एक नया राज्य बना है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक नया राज्य बना है, आप लोगों को लेटेस्ट में जो बता दें। उसी तरह से कई सारे राज्यों को तोड़ तोड़ करके छोटा राज्य किया गया। ठीक है, चलिए अब चौथा जो अनुच्छेद हमारा, चौथे अनुच्छेद में क्या कहता है? अनुच्छेद 4 जो है, इसमें हमारा संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद 4 एक वार्निंग अनुच्छेद है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, देखिए, कि जब संसद अपना काम कर रही हो, जब संसद अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 पर काम कर रही हो, तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब संसद 2 और 3 पर काम कर रही हो, तो राष्ट्रपति कोई भी अनुच्छेद इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इस पे कोई भी वीटो नहीं लगा सकते। और ये बहुत ही कम बहुमत पर 50%+1 के साथ ये पारित कर दिया जाएगा। सबसे मिनिमम बहुमत 50%+1 के साथ, मतलब जितने भी लोकसभा के सांसद हैं उनमें से 50%+1 के साथ इसको लागू कर दिया जाएगा। इतना ही बहुमत चाहिए किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करने में, सीमा घटाने बढ़ाने में, नया राज्य बनाने में। ठीक है, तो ये वार्निंग अनुच्छेद है। अनुच्छेद 2 मतलब 4 ये कहता है कि जब भी ये काम कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अब देखिए, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक आप देखिए। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, और ये संघ क्या है हमारा? ये संघ हमारा यूनियन, यूनियन है, कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन नहीं। कॉन्फेडरेशन का मतलब तो परिसंघ हो जाएगा, लेकिन फेडरेशन नहीं है, ये यूनियन है। फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन में एक समझौता होता है, उस समझौते पर उस देश के सभी राज्य उसमें शामिल होते हैं, और जब चाहे अपना एग्रीमेंट तोड़े और बाहर चले जाए। ठीक है, ये हमारा परिसंघ होता है। और उसके बाद जो यूनियन होता है, यूनियन में एक बार जो शामिल हो गया वो कभी बाहर नहीं जाता। हमारा दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है?
संसद किसी भी नए देश को उसके अनुमति से अगर वो विलय होना चाहता है तो वो उसको विलय कर सकती है। जैसे हमारा सिक्किम, सिक्किम पहले एक देश हुआ करता था बट बाद में इसको विलय कर दिया गया। ठीक है, फिर हम बात करें अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद किसी भी राज्य के नाम में, उसके क्षेत्रफल में कभी भी परिवर्तन कर सकती है, वो भी बिना उसके परमिशन, बिना राज्य की अनुमति। ऐसा करने के लिए संसद को इसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना अनुमति के सब चेंज कर सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लें अगर अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 पर जब भी संसद काम कर रही हो, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 पर अगर संसद काम कर रही हो तो राष्ट्रपति उसमें टांग नहीं अड़ाएंगे। टांग अड़ाएंगे तो उनको भाई अच्छे से लतियाने का तरीका भी है। क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो वो अच्छे से लताड़ दिए जाएंगे। तो इसमें राष्ट्रपति अपनी टांग लड़ाते ही नहीं है, जानते हैं टांग लड़ाएंगे तो टांग तोड़ दिया जाएगा, इसलिए राष्ट्रपति भी सजग रहते हैं और इसमें टांग नहीं अड़ाते। अगर हम बात करें इसके बाद हुआ क्या, देखिए ये जो 4 अनुच्छेद थे, 4 अनुच्छेद हमारे कंप्लीट हो गए। पहला अनुच्छेद क्या है? एक बार फिर से, पहला अनुच्छेद क्या? भारत राज्य का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन में जो एक बार आ जाएगा वो बाहर नहीं जाएगा। दूसरे में क्या कहता है कि संसद कभी भी किसी भी राज्य को उसकी मर्जी से भारत में शामिल कर सकती है। जैसे सिक्किम को, सिक्किम एक देश हुआ करता था, उसकी मर्जी से उसको भारत में शामिल कर लिया गया। कभी नेपाल चाहे तो नेपाल भारत में आ सकता है, भूटान चाहे भूटान आ सकता है, वो हम लोग शामिल करते रहें, जिसकी भी इच्छा होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तीसरे अनुच्छेद की। तीसरा अनुच्छेद ये है कि संसद कभी भी किसी राज्य को तोड़ सकती है, किसी भी राज्य का नाम बदल करके, उसकी सीमा को घटा करके उसको तोड़ के नया राज्य बना सकती है बिना उसके परमिशन के। अगर ऐसा करती है तो संसद को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो जब भी अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जब संसद दूसरे और तीसरे पे काम कर रही हो तो उसमें राष्ट्रपति अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे, वरना उनकी टांग तोड़ दी जाएगी, महाभियोग लगा दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें बहुत ही कम बहुमत चाहिए होता है, 50% +1 के साथ इसको, इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए पहले ये जो हमारे 28 राज्य बने ये ऐसे नहीं बने, पहले ये सिर्फ 4 हुआ करते थे। हमारा भारतवर्ष बहुत ही बड़ा हुआ करता था। भारतवर्ष में पहले, सबसे पहले जो बात हुई, भारतवर्ष में सबसे पहले इसमें अफगानिस्तान अलग हुआ। देखिए 1893 ईस्वी में इससे अफगानिस्तान अलग हुआ। अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया, डूरंड रेखा खींच करके भारत से इसको अलग कर दिया गया। उसके बाद फिर हमारा 1935 में हमसे वर्मा को अलग कर दिया गया, जो इस समय म्यांमार है। ठीक है, इस बेचारे को हमसे काट करके अलग कर दिया गया। उसके बाद 1947 में हमारा एक कैंसर अलग हो गया, हमसे कैंसर की बीमारी दूर हो गई। ये बेचारा अलग तो हो गया बट अपने अलगाव पे अभी भी पछतावा ही करता होगा। ये एक कैंसर की बीमारी है पाकिस्तान में। तो जब ये अलग हुए तो 1947 में हमारे पास सिर्फ 4 राज्य थे। 4 राज्य कौन कौन से थे? ए, बी, सी, डी। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य थे। पहले में 9 थे, दूसरे में भी 9 थे, तीसरे में 10 थे और चौथे में यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अगर हम ए की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार,
पश्चिम बंगाल, ये सब हमारे किस में आते थे, ये एक श्रेणी में आते थे, राज्य ए में आते थे। इसके देखिए कल्चर अलग अलग। अगर हम राजस्थान की बात करें और बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितना अलग है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि उत्तर प्रदेश का कल्चर बिहार से और झारखंड पश्चिम बंगाल से नहीं मिलता है। जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मछली चावल ज्यादा फेमस है। खाने की बात करें उत्तर प्रदेश में उतना ज्यादा प्रचलन नहीं है, बट कम है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो दाल चावल भर देंगे एक थाली इतना बड़ा, और राजस्थान में थोड़ा थोड़ा करके आपको 20 प्रकार का आइटम लागे। तो राजस्थान का कल्चर अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, और पश्चिम बंगाल, सबका कल्चर अलग अलग है। तो बाद में कल्चर अलग है, भाषा अलग है, इन सब के आधार पर बाद में जो है धीरे धीरे एक एक करके एक एक राज्य को बांट दिया गया। ठीक है। तो हमारा जो राज्य था, पहले कितने राज्य थे जब भारत आजाद हुआ था, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य थे। देखिए 4 राज्य थे, ठीक है। अब उस समय ये 4 राज्य भी बने कैसे, देखिए हुआ क्या था। पाकिस्तान को 13 रियासतें दी गई। 13 रियासतें पाकिस्तान को दे दी गई। रियासत को प्रिंसली स्टेट बोला जाता था, और भारत के हिस्से में आई 552। अब इस 552 ये जो रियासतें थे, इस पर नियम क्या थे, शर्त क्या थी कि कोई भी चाहे तो अलग हो सकता है, कोई भी रियासत चाहे तो स्वतंत्र देश घोषित कर सकता है अपने आप को, और कोई भी चाहे तो भारत में शामिल हो सकता है। पहले 13 तो दे दिए गए, उसके बाद ये नियम लगा दिया गया कि कोई भी रियासत जो भी चाहे पाकिस्तान में जाए, जो चाहे भारत में रहे, और जो चाहे वो स्वतंत्र देश घोषित कर सकता है। तो इसमें से 549 रियासतों ने तो खुशी खुशी भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये बच गए थे। पहला कौन बचा, हैदराबाद। हैदराबाद पहला, दूसरा जूनागढ़, और तीसरा जम्मू कश्मीर। ये जो है 3 रियासतें बच गई, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। शामिल तो ये भी भारत में हुई, लेकिन थोड़ा लतिया लतिया के शामिल किया गया। हैदराबाद क्या था, हैदराबाद बोला हम पाकिस्तान में जाएंगे। अरे तुम कहां से जाओगे भैया पाकिस्तान में, जो आज तेलंगाना है वो हैदराबाद हुआ करता था, कैसे जाओगे। चारों तरफ भारत है, तुम बीचवा में से पाकिस्तान में जाओगे, ये कौन सी बात हुई भाई। तो इस पे क्या हुआ, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो क्या किए कि को बेटा बताते, सरदार पटेल भेज दिए इसके पास ऑपरेशन पोलो। क्या कर दिए, ऑपरेशन पोलो, और यहां पर भेज दी गई सेना। ठीक। अब अंग्रेज तो ये अधिकार दे के गए थे कि भाई जो चाहे भारत में रहे, जो चाहे स्वतंत्र रहे, और जो चाहे पाकिस्तान में चले जाए, ये तो नियम था। तो ये लोग तो अपनी मर्जी से जा रहे थे, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम रुको, तुमको हम बताते हैं ऑपरेशन पोलो। और ये किया किसके लिए, पुलिस के लिए, पुलिस के माध्यम से ये ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जब हुआ तो ये अपने अब्बा को फोन कर दिया, अपने डैडी को फोन किया, अंग्रेज इंग्लैंड फोन किया, अब्बा हमको तो मार रहे हैं सर। अब इसके अब्बा फोन किए यहाँ भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास, कहा भैया मार रहे हो। तो ये फोन फिर मिला है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि क्या किए हो, सेना भेजे हो हैदराबाद में। ये बोले नहीं सेना थोड़ी भेजे, वो तो हम पुलिस भेजे। क्या पुलिस भेजे,
ये पुलिस के भेष में सेना, इंडियन आर्मी, और बढ़िया से लतिया दी। इनके अब्बा भी कुछ नहीं कर पाए और इनको लतिया करके इनको भारत में शामिल करा लिया गया। ठीक। दूसरी बात हुई जूनागढ़। जूनागढ़ बोला हम भी जाएंगे पाकिस्तान। कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान। ये ऐसे यहाँ पे स्थित था। बोला हम चले जाएंगे पाकिस्तान, इधर पाक का हिस्सा था। बोला हम चले जाएंगे पाकिस्तान। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब ये भी अपने अब्बा को फोन किया। अब्बा तो इसके भारत ही थे। अपने चाचा को फोन किया यहाँ पे इसको कि यहाँ पे ला दो सेना। अब यहाँ पे आ गई सेना पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे। जब पाकिस्तानी सेना आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इधर से इंडियन फोर्स भेज दिए, इंडियन आर्मी वाले के जवान तैनात कर दिए गए। अब पाकिस्तान की सेना यहीं गई। जब यहाँ पे पाकिस्तान की सेना रुकी, इसका जो राजा था ना, उसको कुत्ता पालने का शौक था। यहाँ की जनता हिंदू थी, राजा मुस्लिम था, और वो ससुरा 800-900 कुत्ते पाला था। और ऐसे चलता था तो अगवा पिछवा ऐसे कुत्ते चलते थे उसके, उसी में अपना वो चलता। तो इसके पास जो था, ये जब पाकिस्तान की सेना और इंडियन आर्मी यहाँ आमने सामने हो गए तो यहाँ पाकिस्तान की सेना रुक गई, भारत की सेना ने रोक लिया। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इनसे करा लिया गया जनमत संग्रह। जनमत संग्रह हुआ तो 90% लोगों ने भारत के पक्ष में मतदान कर दिया कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे, भारत में ही रहेंगे। अब इनके चाचा बेचारे जो बैठे थे इसकी ताक में, आराम से चले गए घर। चाचा जान तो कुछ कर नहीं पाए। जब सीधे किसी मामले में अब्बा इन्वॉल्व हो गए, इनके पप्पा इन्वॉल्व हो गए, तो चचा क्या करेंगे? घंटा। अब आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यहां पर क्या हुआ? यहां पर हो गया जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, इसको जनमत संग्रह करा लिया गया। अब आया बारी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बोला हम क्या करेंगे, हम स्वतंत्र देश रहेंगे, स्वतंत्र देश रहेंगे। ठीक है, बोला क्या हम स्वतंत्र देश रहेंगे जम्मू कश्मीर वालों। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का अच्छा ठीक है भाई, अब जो नियम था नियम को फॉलो तो करना ही करना था। अब जो हमारे ये खोपड़ी पे ऐसे बैठा है, ऐसा कुछ है जो, अब यहाँ पे है हमारा पाकिस्तान, बेचारा छोटा मोटा बच्चा, मुन्ना मुन्ना बेटा, पाकिस्तान बेचारा नया नया पैदा हुआ था, चलना सीखा था, और चलते ही बंदूक उठा लिया। अभी पैदा हुए उसके 20 दिन भी नहीं हुए, महीने भर भी नहीं हुए, बेचारा बंदूक उठा लिया। चलना ही सीखा था। अब भेज दिया यहाँ के मुस्लिमों को, मुजाहिदों को, मुजाहिदीन जो भी थे यहाँ के, बोले कि जाओ वो सब बम बांध के आ गए इनसे लड़ने। इधर पूरा बमबारी करने लगे सब इस क्षेत्र में। अब उस समय यहाँ का जो राजा था, जम्मू और कश्मीर का राजा जो राजा हरि सिंह थे, नाम तो हरि सिंह था लेकिन बुद्धि से बैल था, बैल बुद्धि। और इसका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला। इसके एक बेटे का नाम फारूक अब्दुल्ला था और उसके बेटे का नाम उमर अब्दुल्ला। ये सब शासन करते रहे। बाद में ये इतना चालाक था, इतना ये बैल बुद्धि, ये क्या किया, सोचा कि इनको हम चढ़ा देते हैं, स्वतंत्र राज्य बनवा देते हैं, फिर इनको धीरे से इनका पत्ता काट देंगे, बुढ़ऊ में मार देंगे, मर जाएंगे, और फिर अपने कब्जा कर लेंगे, मलाई हम खाएंगे बाद में। शेख अब्दुल्ला ने दिमाग सही लगाया और लग भी गया। ये बोला कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, ना तो भारत में जाएंगे ना तो पाकिस्तान में जाएंगे। अब इसकी सेना थी कमजोर, पाकिस्तान वाला वही चलना सीखा था, अपना बम बांध के आ गया, बोला हम करेंगे आक्रमण। वो क्या किया, यहाँ पर जितने भी थे यहाँ पे मुजाहिदीनों को भेजा और यहाँ मुसलमानों ने पूरा आक्रमण कर दिया।
अब ये भागे भागे आ गए किसके पास? जवाहरलाल नेहरू के पास आए। कौन? राजा हरि सिंह। जवाहरलाल नेहरू बेचारे सीधे साधे इंसान, उनसे बोला प्रभु बचा लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है हम सेना भेज रहे हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा अभी रुको यार, बुढ़ऊ तुम शांत होकर बैठो पहले, कहाँ सेना भेजने जा रहे हैं, ये तो बहुत स्वतंत्र स्वतंत्र रहो, तुम जाओ जाओ। तो फिर वहां पर हरि सिंह बोले महाराज बाल बच्चे वाले आदमी हैं, बच्चों को छोड़ के आए हैं, मार डालेगा ससुरा, बचा लीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हरि सिंह को बैठा लिए, बोले बैठो बेटा अभी जाना तुम, अभी तुम्हारे बाल बच्चे खतरे में हैं मानते हैं, लेकिन अब इस खतरे का भी तो कुछ फायदा उठाया जाए। तुम भी तो बहुत दौड़ाए हमको, किसी में नहीं किए, ना तो तुम हमारे में आए ना तो उसके में आए, तो अब जाओ झेलो अपना। तो फिर से विनती किया, अरे महाराज बाल बच्चे वाला आदमी हो, दया करो रहम करो, बाल बच्चे नहीं तो हमारे संकट में पड़े हैं। तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल लेकर आए एक कागज, बोले चल साइन कर इस पे, साइन कर और लिखो, विलय पत्र पर सिग्नेचर करवाया और बोले इस पर लिखो कि आज से कश्मीर की पूरी, जम्मू कश्मीर की पूरी सीमाएं भारत के अधिकृत में है, अधिकार में है। उस समय लेकिन हुआ क्या, ये शेख अब्दुल्ला जो था ये एक अलग कानून लगवा लिया जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 370। ये एक अनुच्छेद 370 जो अब समाप्त हो गया, ये एक विशेष अधिकार था इन लोगों के पास। अब जब विलय पत्र पे ये हस्ताक्षर कर दिए हरि सिंह, तब यहां से भेजा गया इंडियन आर्मी। ब्रिगेडियर उस्मानी यहाँ बलूचिस्तान के थे, उनको जो है भारत की तरफ से कमांडर बना के यहाँ पर भेजा गया। और ब्रिगेडियर उस्मानी पहुंचे, जब इनको चार्ज मिला तो जितना ये लोग घुसे थे इससे 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं आ पाए। ब्रिगेडियर उस्मानी ऐसे खड़े थे एक बार, और ज्यों ही ऐसे 2 कदम पीछे हटे, इनके आगे आकर के एक तोप का बड़ा सा गोला गिरा। तो सेना वाले के जवानों ने कहा अरे महाराज हट जाइए। इन्होंने कहा अरे दुश्मन के जो गोले हैं वो भी हमारी इज्जत करते हैं उसमें के थे ब्रिगेडियर, लेकिन थे तो इंसान ही। और उसके बाद यहाँ पर सबको, जो इसमें घुसे थे सबको मार डाले। फिर यहाँ पे मतलब फोन मिला है कि क्या करें, अभी हमको आदेश दीजिए, हम आगे घुसे, यहाँ पर तो सबको रोक दिए हैं। तो इनको आदेश दिया गया कि अब घुस जाओ, अंदर घुसो और कब्जा करो। लेकिन तब तक एक गोला आता है और इनको खत्म कर देता है, वहीं पे ये मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और अगर ये शहीद नहीं होते तो आज मतलब पहले थल सेना प्रमुख ब्रिगेडियर उस्मानी बने होते। जिन्ना ने कहा कि ब्रिगेडियर उस्मानी आ जाओ हम तुमको थल सेना प्रमुख बना देंगे, तो ब्रिगेडियर उस्मानी कहा कि लोग शांत रहो, हम शपथ लिए हैं किसके लिए, भारत के लिए। और भारत के भले देश के कितने भी टुकड़े हो जाएं, लेकिन जो ओरिजिनल भारत रहेगा, जो मूल भारत रहेगा, हम उसकी शपथ लिए हैं और उसी की तरफ से हमेशा सैनिक रहेंगे। तो जिन्ना बेचारे ताकते रह गए। अब एक कहानी बताते हैं, सुनो आप लोग भी सुनो। किए क्या कि जो माउंट बेटन थे उनके पास एक जहाज हुआ करता था। देखो माउंट बेटन के पास एक जहाज हुआ करता था उड़ने वाला। जिन्ना बोले हमको दे दो, जिन्ना बोले हमको दे दो। सरदार पटेल बोले कि हम लोग बैलगाड़ी से चलेंगे। तो माउंट बेटन भी भारत के पक्षधर थे, उन्होंने कहा बुढ़ऊ तुम अपनी औकात में रह के मांगो, और भारत को ये जहाज दे दी गई। ठीक है, तो पाकिस्तान को उसकी औकात उसी समय से दिखाते आए जा रहा है हम लोग। पाकिस्तान बेचारा कैंसर का रोगी हमारा बेटा ही है, बिगड़ गया है, थोड़ा सा सुधर जाएगा कभी ना कभी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसका विलय कैसे हुआ, कश्मीर का, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे सिग्नेचर करवा लिया गया।
और हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही से किया गया, ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्यवाही से। ये सैनिक कार्यवाही नहीं करे, अरे जाने यार, जानने तो जान के क्या करेगा। और ये जो अब आप कहेंगे जो पाकिस्तान पे ये कब्जवा है, ये कहीं नहीं ले लेते, ये पाकिस्तान पे जो कब्जवा ये कहीं नहीं ले लेते, ये पीओके ले लेंगे वो भी। अब देखिए, कोई अगर जान मान लीजिए कि दो लोगों का खेत का मैटर है या कोई भी जमीन जायदाद का मैटर है, आपके पटीदार से आपका है, अगर आप बलिष्ठ हैं तो मार पीट के पटीदार को भगा देंगे और कब्जिया लेंगे, और अगर आप कमजोर हैं तो वो आपको थूर के भगा देगा। लेकिन अगर ये मामला न्यायालय में चला गया तो लंबित हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर ना तो आप बलवान ना तो वो बलवान, हो गए बराबर। वो कितना ही बड़े तुर्रम खा रहे हैं, अगर न्यायालय में मामला गया तो फिर वो वहीं पे रुक जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई भी क्या थे, वकील थे, जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे। ये लोग दिमाग लगा दिए, ये चले गए यूएनओ में, वहां पे कर दिया केस कि ये हमारा है पाकिस्तान और हमको, ये हमारा है और पाकिस्तान इसको कब्जा किया, ये हमको चाहिए। अब यूएनओ की बात ये लोग मानते आ रहे हैं। अब ये मानते क्यों आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कब्जा नहीं कर सकते, हम लोग खदेड़ के मार के आज कब्जा कर सकते हैं, लेकिन कब्जा ना करने का रीजन ये भी है कि यूएनओ में एक बार अस्थायी सदस्यता मिल जाए, उसके बाद दिखाते हैं तांडव इन लोगों, तांडव होगा, गदर मचेगी, और उसके बाद अरे क्या कर लेगा पाकिस्तान जान के, क्या करेगा, मूस मुपैया लोढ़ा हुई है, हाथी घोड़ा थोड़े हुई है, ठीक है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो पाकिस्तान बस एक बार हम लोगों को अस्थायी सदस्यता मिल जाए, वीटो पावर मिल जाए, उसके बाद फिर हम लोग तोड़ के बराबर कर देंगे। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी नई नई शादी होती है, 2-1 साल आपकी बीवी कुछ नहीं बोलेगी, जैसे ही एक आध बाल बच्चा हुआ तो उसको परमानेंट उसका वो हो गया, वीटो हो गया। अब क्या कहेगी, भाई काम हम ना कर, जा नहीं छोड़ के जा, तो करना पड़ेगा भाई आपको। कहेगी बर्तन धुलो तो बर्तन धुलेंगे, किचन साफ करो किचन साफ, खाना बनाओ खाना बनाएंगे, नहीं तो वो चली जाएगी, उसको तो वीटो मिल गया है, अब कुछ आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो होता है, ले लेंगे, थोड़ा होशियारी से लेंगे, ले लेंगे। पाकिस्तान बेटा कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोगों का, उनको तो थूर थूर के जहिया वीटो मिली, मार पीट के इधर के क्षेत्र में जो उनका कब्जा किए बैठे हैं ना, मार मार के हम सही कर देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, ठीक है, नए जोश नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।